नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार नीलम कुलश्रेष्ठ की लिखी हुई कहानी चुटकी भर लाल रंग। निर्भीक कहानी लेखिका एवं प्रबुद्ध पत्रकार नीलम कुलश्रेष्ठ जी गुजरात की प्रथम व एकमात्र हिंदी लेखिका हैं जिन्हें 5 हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये दृश्य देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, या कहिए कि कलेजा मुंह को आना क्या होता है मैंने पहली बार जाना। जोशी जी लेटे हुए हैं, छत को खाली आंखों से टुकुर टुकुर निहारते। उनके एक हाथ में ड्रिप लगी हुई है। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में पलंग के पास ही स्टूल पर श्रीमती जोशी बैठी हुई हैं। पास के सोफे पर उनकी खैर खबर लेने आए पटेल दंपति बैठे हैं। शन्नो पलंग के पायताने दीवार की तरफ मुंह किए बैठी है। उसका सिर इस बुरी तरह झुका है जैसे गर्दन पर मानो अपराध का बोझ लदा हो। इतने दिनों में उसके चेहरे का लावण्य धुल पुछ गया है, रंग धुंधला गया है। जी में आता है दौड़कर उसके पास जाऊं और झिझोड़ कर पूछूं, शन्नू तू क्यों सिर झुकाए बैठी है? तूने किया ही क्या है कि शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही है? मैं पैरों को ज़बरदस्ती घसीटती हुई अंदर दाखिल होती हूँ। आंटी नमस्ते। मैं चौंकती हूँ। जोशी जी के सिरहाने की तरफ खड़ी हैं बन्नो, जो कभी सांवली सी मरियल लड़की हुआ करती थी। अब कौन कहेगा ये वही लड़की है? 5 ही महीने में सारा शरीर भर गया है। चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुलाल मल दिया हो। क्या औरत की सिर्फ एक ही पहचान होती है? माथे पर गोल बिंदी व मांग में जगमगाता सिंदूर, बाकी तो सिर्फ जीने का बहाना मात्र है। शन्नो भी तो उस रात उसी मंडप में ब्याही गई थी, लेकिन वो उजड़ी हुई अपने में छिपी सहमी कोने में बैठी हुई। मेरे सोफे पर बैठते ही उसने एक उचटती निगाह से मुझे नमस्ते की। उस पर एक छोटी सी निगाह से ऐसा लग रहा है कि वो मुझे देखकर तीखे दर्द से करहा उठी है। उसकी दम घोंटती सी सांसों का बोझ मेरे सीने में फैलता जा रहा है। मन होता है मैं उसे अपनी छाती में भींच कर रो उठूं। वो तो क्या हल्की होगी, मैं ज़रूर हल्की हो जाऊंगी। पटेल दंपत्ति के कारण मैं चुप ही बैठी रहती हूँ। कहाँ खो गई है वो मासूम शन्नू जो आंखों में ढेर सी खुशियाँ छलकाए मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरे पास आती थी। वो सिर से ऊपर दुपट्टे को अपने कुर्ते के कंधों पर फैलाकर बालों को जानबूझकर अपने गालों पर छितरा लेती व कमरे में कमर लचकाती ठुमक ठुमक कर चलने लगती। ऐसे में उसकी पायल खनकती रहती, छन छन। वो ज़ोर से चिल्लाती, लगती हूँ ना नंबर 1 मॉडल? तू तो नंबर 1 मॉडल ही भगवान ने पैदा की है। मैं गदगद हो उसका दुपट्टा पकड़ती। वो नाक से दुपट्टा छुड़ा कर ठुनकती, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। तू हमेशा फिल्मी मूड में ही रहती है। ये फिल्मी मूड नहीं, इस दुपट्टे जैसा सतरंगी मूड है। वो ठुमकते ठुमकते अपनी चाल पर ब्रेक लगा देती है। अरे बाप रे! मैं गैस पर दूध चढ़ा कर आई थी। पीछे उसकी बौखलाहट पर मैं हंसती रह जाती। बन्नों से वो खूबसूरत थी। उसका ज़हीन पारदर्शी व्यक्तित्व मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने उसे कभी भी उदास होते हुए नहीं देखा था। अपनी माँ के पेट में होने वाले ऑपरेशनों में हर बार वही हर काम में आगे रहती थी। बन्नों के तो हाथ पैर फूल जाते थे। शन्नो ही बन्नों को समझा बुझा कर काम करवाती थी। मोपेड दौड़ाती, कभी अस्पताल एक खाना पहुँचाती, कभी दूसरी। मैं अपनी खिड़की में खड़ी तेज़ रफ्तार से उन्हें मोपेड पे जाते देखती तो सोचती, ज़माना कितना बदल गया है। जीन्स शर्ट व छोटे बालों में उन्हें दूर से आता देखकर कौन कह सकता है कि लड़की है या लड़का। मुझे तो लगता था कि इस भागदौड़ में अपनी प्रथम श्रेणी खो बैठेगी, लेकिन जीव विज्ञान में उसके कमाल के नंबर आते थे। अलबत्ता बन्नो ज़रूर लुढ़कते लुढ़कते बची थी। कैसी होती हैं लड़कियाँ? हंसती चहचहाती, माँ बाप के घर की फुनगियों पर फुदकती उनकी लाडली बुलबुलें। सिर्फ एक पुरुष के उनके जीवन में पदार्पण से उसकी दी हुई प्रतिष्ठा जैसे माथे पर लिख जाती है। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में श्रीमती पटेल शन्नो से पूछती हैं, वीजी नहीं आए? शन्नो की मम्मी बीच में जल्दी से कह देती हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। ये अच्छा है, बन्नो की लोकल शादी कर दी। वो एक्सीडेंट के बाद एकदम आकर खड़ी हो गई, वरना आपको बड़ी मुश्किल होती। पटेल दंपत्ति को तो पता ही नहीं होगा कि शन्नो को वीजी के पास बम्बई से आए 1 महीना हो गया है। बेचारी 1 महीने से मुंह छिपाए दादाजी के यहाँ पड़ी हुई है, एक चोर की तरह।
उसकी मम्मी डैडी व हम लोग शोक मनाते बिल्कुल जड़ हुए जा रहे हैं। मृत्यु का तो कोई सब्र भी कर ले, लेकिन शन्नो जिन कांटों से गुजर कर आई है वो सीधे हमारे सीने में धंसते रहते हैं। पहले जोशी के घर जो भी आता चंचल चपल शन्नो को पूछता घर घुसता आता था। बन्नो अजीब सी हीन भावना से घबराई अपने कमरे में घुसी रहती थी। शन्नो मेरे पास आकर बड़बड़ाती थी, आंटी बन्नो को कितना भी समझाओ किसी के सामने बाहर नहीं आती, अपने कमरे में किताब खोले कहीं और खोई रहती है और फिर फेल हो जाती है। मैं तो कहती हूँ बीए करते ही इसकी शादी कर देनी चाहिए। और तू तू क्या शादी नहीं करेगी? क्यों नहीं, अभी कर लूँ। कोई अच्छा सा लड़का आपकी नज़र में हो तो बताइए। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर शरारत से मुस्कुरा देती। तुझे शर्म नहीं आ रही? अपने लिए लड़का ढूंढ रही है? आंटी अब आप स्लो मोशन मूवी जैसी हो गई। जमाना आज फास्ट फूड तक पहुंच चुका है। तेरे से जीतना तो मुश्किल है। मैं बहाना बनाकर उठती तो लपक कर मेरा हाथ पकड़ लेती। लड़का ढूंढने अभी कहाँ चल दी, पहले मैं रिसर्च करूंगी फिर शादी। आज वही शन्नो अस्पताल के वार्ड में हम सबसे मुंह फेर कर दीवार की तरफ मुंह किए बैठी है। बन्नो तत्परता से अपनी चूड़ियाँ खनकाती माँ को कभी नैपकिन थमा रही है, कभी मौसमी का जूस निकाल कर दे रही है। शन्नो के बेलौस ठहाके उसकी पायल की छमछम जैसे मेरे कानों में कहीं दूर की गुफा में गूंजते से सुनाई दे रहे हैं। श्री व श्रीमती पटेल उठते हैं, मैं भी उनके साथ उठ लेती हूँ। मुझे पता है मैं रुकूंगी तो अपना रोना नहीं रोक पाऊंगी। मैं रोऊंगी तो शन्नो भी रोएगी, उसकी माँ भी रोएगी। जोशी जी के जख्म पट्टी के नीचे तरल हो उठेंगे। घर आकर पस्त पड़ जाती हूँ। शेखर को बताती हूँ, पता है शन्नो आ गई है। अच्छा, कैसी है वो? बहुत दुबली हो गई है, बिल्कुल बदल गई है। पता नहीं कहाँ फंस गई बेचारी। मैं निढाल बेमन से रात का खाना बनाती हूँ। शन्नो की सूरत मेरी पलकों से हट नहीं पा रही। बाद में किताब पढ़ने की कोशिश करती हूँ। उसके पृष्ठों में मन नहीं गुम हो पाता। हर पृष्ठ पर एक जोड़ा आंखों की उदासी बिखरी हुई है। बड़ी मुश्किल से नींद आती है। लगता है कोई दरवाज़ा लगातार खटका रहा है। मैं उम्मीदी सी दरवाज़ा खोलती हूँ और चौंक जाती हूँ। शन्नो तुम? हाँ आंटी, सॉरी आपको इस समय परेशान किया। आज कॉलेज में हम फाइनल वालों को फेयरवेल दे रहे हैं। तो उन्हें जाकर फेयरवेल दो, मेरी नींद क्यों ख़राब कर रही हो? रात में चिंटू ने सोने नहीं दिया, अब तुम जान खाने आ गई। मम्मी बाजार गई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा इस साड़ी के साथ काला ब्लाउज़ पहनूं कि ये हरे रंग का ब्लाउज़ साड़ी से मैच नहीं कर रहा है। इतनी सी बात पूछने के लिए तूने मेरी नींद खराब की? मैं झुंझला उठती हूँ। आप दोपहर को रोज़ सोती हैं, क्या हमारे कॉलेज में पार्टी रोज़ रोज़ होती है? वो अधिकार से पलंग पर जमकर बैठ जाती है। उसके इस धांसू अधिकार पर मैं मुस्कुरा देती हूँ। वाकई ये हरा शेड साड़ी से मैच नहीं कर रहा, ये काला ब्लाउज ही पहन लेना। अब यहाँ से दफ़ा हो जा। आपसे ये किसने कह दिया कि मैं जाने वाली हूँ? आप ही मुझे साड़ी पहनाएंगी। मैं साड़ी पहली बार पहन कर जा रही हूँ। ज़रा पिनअप ठीक से कर दीजिए, कहीं वो खिसक ना जाए। और फिर वही खिलखिलाहट। साड़ी पहनकर गुड़िया सी लगती है। उसे अपना हरे रंग का हैदराबादी जड़ाऊ शर्ट पहनाकर मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, बाबा अब तो जा। उसे बाहर निकाल कर मैं लपक कर दरवाज़ा बंद करती हूँ। जल्दी से मेरी उंगली दरवाजे के बीच में आ जाती है। घबरा कर मेरी नींद खुल जाती है। कमरे में अंधेरा गहराया हुआ है। कहीं भी तो नहीं है हरी साड़ी में गुड़िया सी सजी पार्टी में जाती शन्नो? मेरे इर्द गिर्द अंधेरे में घिरी एक जोड़ा आंखें भर हैं। मेरे बेटे अक्सर पूछते थे, ताई, मराठी में बड़ी बहन को ताई कहते हैं, को क्या हुआ? वो क्यों दुबली हो गई है? मैं कभी उनके घर जाता हूँ तो रोती मिलती है। मैं इन नन्हे बच्चों को क्या बताती? पहले तो वो जरा सी बात पर उबल पड़ती थी। उसे लगता था कि उसके आसपास जो भी उल्टा सीधा घटित हो रहा है उसे वो ठीक करके ही छोड़ेगी। उस रक्षाबंधन के दिन जैसे ही उसने सुना काशी बेन की तीसरी बेटी भी ससुराल से पिटकर वापस आ गई है, वो दंदनाती सुबह 10 बजे हमारे घर में घुस आई थी। बरामदे में रखी डाइनिंग चेयर खिसकाकर मेज पर अपनी दोनों कोहनी टिकाए हथेली पर अपनी ठोड़ी रख किसी जज की तरह अकड़ कर बैठ गई थी। बड़े अधिकार से उसने काशी बेन को रसोई से बाहर आने को कहा था। काशी बेन कुछ भी न समझती सी साड़ी के आंचल से हाथ पोंछती बाहर निकल आई थी। बेन, सूछ है, अर्थात बहन, क्या बात है?
मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अपनी लड़कियों को स्कूल में दाखिल कर दो। गुजरात सरकार ने लड़कियों की फ़ीस माफ़ कर दी है। काश कुंता पढ़ी लिखी होती तो ससुराल में कैसे उसे कौन मार सकता था। अब तुम्हारी तरह बर्तन मलेगी। काशी बहन बेवक्त की डांट से सकपका गई थी। अपने आंसू आंचल से पोंछती कह उठी थी, बेन, लड़कियों का भाग्य पहले से कौन कहाँ जान पाता है। पहले तुम विधवा हो गई, बाद में तुम्हारी 2 बेटियां ससुराल से मार खाकर तुम्हारे यहाँ आ गईं, तब भी भाग्य की बात करती हो। मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि उसे पढ़ाओ, लेकिन हर बार तुम यही कहती थी, उसे नौकरी थोड़ी ही करनी है, चूल्हा ही तो फूकना है, तो क्यों टेम खराब करें। शन्नो ने ही पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया, वो भी एमएससी में गोल्ड मेडल लेकर। एमएससी के बाद उसकी रिसर्च की इच्छा धरी की धरी रह गई। बस जैसा कि होता है, सपनों का राजकुमार सामने आकर खड़ा हो जाता है, हर लड़की अपनी सुध-बुध भूल जाती है। तब उसने अपने दादा के घर से लौटकर लाल होते हुए बताया था, वीजी के लिए बहुत सी सुंदर लड़कियों के ऑफर थे, लेकिन उसने मुझे ही चुना। उसे 5 बजे आना था, लेकिन वो 4 बजे ही आ गया। मैं तो साथ वाले कमरे में बाल खोले बड़े ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही थी कि जरी की साड़ी नहीं पहनूंगी, तभी उसने देख लिया था। मतलब जनाब तभी फ्लैट हो गए थे? बुरी तरह। घर पहुंचते ही उसने हाँ कर दी थी। मतलब उसके माँ बाप भाई बहन साथ में तुम्हें देखने नहीं आए थे? नहीं, उन्होंने सब उसके ऊपर छोड़ रखा है। मैं शन्नो की माँ को क्या समझाती कि शन्नो की शादी की इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वो तो सगाई करके ही लौटी थी। बहुत गदगद होकर उन्होंने बताया था, जैसा लड़का हमें चाहिए था उससे अच्छा लड़का हमें मिल गया। बम्बई में क्लास 1 ऑफिसर है। हम बड़े किस्मत वाले हैं, तो शन्नो पहली बार में ही पसंद कर ली गई। किस्मत वाले तो वे हैं जो शन्नो को ले जा रहे हैं। बाद में सगाई की रंगत जैसे उसके चेहरे पर उतर आई थी। किसी से जुड़ने पर जैसे कि नारी एक लचीली टहनी में बदल जाती है, वैसी ही खुशी से उसका पोर पोर लहक रहा था। हल्की खुमार भरी आंखें खोई खोई सी हो उठी थीं। उसकी उंगली में हर समय सगाई की अंगूठी जगमगाती रहती थी। कुछ दिनों बाद ही वीजी उनके घर में आ धमका था, लंबा तगड़ा। दोनों रात को पेड़ों की कतारों से घिरी सड़क पर जब टहलने निकलते तो उनकी लंबी जोड़ी देखते ही बनती थी। उसे लेकर वो शर्माई सकुचाई सी हमारे घर भी आई थी। सारा ध्यान उसका अपनी साड़ी संभालने में ही था। वीजी की मिठास भरी बातचीत, उसकी विश्लेषण भरी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसने बहुत मीठे स्वर में उल्हाना दिया था, आंटी, शन्नो कहती है शादी के बाद पति पत्नी का बराबर अधिकार होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि पत्नी को थोड़ा झुककर पति व उसके घर वालों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसके इस पुरुष अहम ने मेरा मन हल्का सा आहत किया था। मेरे बस में भी होता तो मैं भी यही कहती कि पति पत्नी दाम्पत्य में बराबर के हिस्सेदार हैं, किंतु सच बात यह है कि स्त्री पुरुष के अहम से जीत नहीं सकती। सफल दाम्पत्य का रहस्य यही है कि पत्नी कुछ झुक कर चले। शन्नो झुंझलाकर बीच में बोल पड़ी थी, क्या आप राय देंगी कि हर गलत बात के सामने भी वो झुक जाए? ऐसा तो कभी नहीं करना। इन्होंने भी बीच में चुटकी ली, शुरू शुरू में तो ऐसा भी कर लेना, बाद में तो वीजी का हमारा जैसा ही हाल हो जाने वाला है। इनकी बात पर सब हंस पड़े थे। मैं बहुत संतुष्ट हो उठी थी कि शन्नो को भी उसके जैसा परिपक्व मस्तिष्क वाला सुलझा हुआ पति मिल रहा था। आप लोगों की शादी की क्या तारीख तय हुई है? आप लोग कहें तो हम लोग अभी शादी कर लें, उसने मीठी नज़रों से शन्नो को देखते हुए कहा था। उसकी इस नज़र से शन्नो की रंगत गुलाबी हो उठी थी। फिर वीजी ही बोले थे, बस बन्नों की शादी तय होने का इंतज़ार हो रहा है। इनके मम्मी डैडी दोनों बहनों की शादी एक साथ करना चाह रहे हैं। उन दोनों के जाने के बाद मैं बहुत खुश थी। मेज पर से झूठे प्याले ट्रे में लगाते हुए बोली, शन्नो कितनी लकी है, बहुत सुलझा हुआ पति मिल रहा है। ये गंभीर हो उठे थे। कभी कभी शुगर कोटेड टंग वाले बेहद खतरनाक निकलते हैं। आप तो हर बात में बुरी बात ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या कमी है वीजी में? मैं झुंझला उठी थी। इत्तेफाक से बन्नों के लिए हमारे शहर में लड़का मिल गया था। शादी के बाद दोनों बहनें आम पर आई बौर जैसी महक उठी थीं। दोनों की फाइनल परीक्षा बाकी थी। बन्नो तो बीए फाइनल की परीक्षा भूल भाल कर पति के घर चली गई थी। मैं शन्नो को पकड़ कर पूछती थी, तेरा पढ़ाई में मन कैसे लगता होगा? वो शर्मा कर कहती,
मैंने तो वीजी से कितना मना किया था कि फाइनल परीक्षा के बाद ही शादी की तारीख रखना, लेकिन उसने बेशर्म होकर कह दिया था कि अब सब्र नहीं होता। परीक्षा के बाद तैयारी शुरू हुई थी शन्नो की विदाई की। उसकी मम्मी रोज़ बाजार के चक्कर लगाने चल देती थी। जो कमी शादी में रह गई थी वही अब पूरी कर रही थी। शन्नो झल्लाती, मम्मी क्या वीजी कंगला है या बम्बई में चीज़ें नहीं मिलेंगी? अभी तो गृहस्थी का मतलब नहीं समझती है। बम्बई जाकर एकदम कहाँ सामान खरीदने निकल पड़ेगी। वीजी को छुट्टी नहीं मिली थी। शन्नो के डैडी उसे बम्बई छोड़ने गए थे। 1 महीने बाद पता लगा कि शन्नो बम्बई से कुछ दिनों के लिए आई हुई है। मैं उसका हालचाल लेने, बीती हुई रातों के किस्से सुनने फ़ौरन भागी थी उसके घर। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला था, उतरे हुए उजड़े हुए स्याह मुँह से। मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया। शन्नो कहाँ है? वो भरे स्वर में बोली थी, अंदर वाले कमरे में है। मैं अंदर वाले कमरे में उत्साह से जैसे ही गई, सामने वाला दृश्य मुझे जड़ कर देने के लिए काफ़ी था। पलंग पर तकिए को दीवार से लगाए, उस पर अपनी पीठ टिकाए शन्नो बैठी थी। बिखरे हुए बाल, रोता चेहरा, नीचे का होंठ व एक गाल सूजा हुआ था। दूसरे गाल पर एक लंबा नाखून का निशान बना हुआ था। मैं घबरा कर उसके पास दौड़ती चली गई। शन्नो, ये क्या हालत बना रखी है? उसने खाली खाली नज़रों से मुझे देखा और अपने घुटनों में मुंह छिपाकर रोने लगी। उसकी मम्मी भी पलंग पर आकर बैठ गई। मैं समझ नहीं पा रही थी। उड़ती, हंसती, खिलखिलाती चिड़िया के पर नोचकर उसे ज़मीन पर किसने पटक दिया है? मैं इतना भर पूछ पाई, शन्नो क्या हुआ? उसकी मम्मी मेरे पास बैठकर सिसकने लगी। हमारी तो तकदीर फूट गई। लेकिन हुआ क्या? उन दोनों की हालत देखकर मेरी भी आंखें डबडबा आई थीं। वीजी ने इसे पहली रात से मारना शुरू कर दिया था, लेकिन इसने पहले कुछ भी नहीं बताया। हमें यही लगता था कि शादी से बहुत खुश है। हाँ, तब कुछ नहीं बताया। ये बम्बई छोड़ने गए थे, तब वो इनके साथ बुरा व्यवहार करता रहा। मेरी बेटी ने 3 रात बाहर उसकी सीढ़ियों पर ही गुजारी हैं। जब सहा नहीं गया तो वहाँ से भाग कर घर चली आई। वो तो पढ़ा लिखा है, फिर कैसे? हमने शादी में इतना दिया है, फिर भी वो खुश नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि वो शादी के लेन देन के लिए इसको तंग कर रहा है। कोई भी आदमी पहली रात को ही कैसे पत्नी को मारना शुरू कर सकता है? पता नहीं क्या बात है। चन्नू ने बम्बई में स्टेशन पर ही इनसे भरे गले से कहा था कि वीजी का व्यवहार बड़ा एबनॉर्मल है, लेकिन वो कैसे भी उसके साथ एडजस्ट कर लेगी। जब इसकी हिम्मत जवाब दे गई तो उस नरक से मकान मालिक की मदद से भाग आई। आज सोचती हूँ, सारे समय मुस्कुराती होशियार सी लड़की की किस्मत में वही नीच आदमी लिखा था। नियति कहाँ से ढूंढकर उसे बांध गई थी शन्नो से, सिर्फ 3 महीने के लिए। उसका चेहरा देखा नहीं जाता था। स्याह पड़ी हुई आंखें, क्षोभ से झुकी हुई गर्दन। सिर्फ एक पुरुष के नाम पर ही 3 महीने मांग में सिंदूर भर जाने के लिए। पुरुष भी कैसा, वहशियाना क्रोध में पागल हो जाने वाला। शन्नो की समस्या का कोई हल नहीं नजर आ रहा था। उसके दादाजी व चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट करने से मना कर दिया था। शन्नो को उन्होंने अपने पास बुला लिया था। जोशी जी अस्पताल से घर आ गए हैं। इधर उधर पास पड़ोस में कानाफूसी शुरू हो गई है कि अब शन्नो यहाँ क्या कर रही है। बाप के एक्सीडेंट को तो 1 महीना बीत गया। शन्नो भी भेदेती निगाहों से बची सी घूमती है। वो बिल्कुल टूट चुकी है। कहीं भी कुछ करने की इच्छा शेष नहीं रही है। एक दिन सहमते दबे स्वर में उसकी माँ ने उससे कहा, शन्नो तू रिसर्च करना चाह रही थी, कब शुरू कर रही है? मुझे अब कुछ नहीं करना, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं अपने खत्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ। वो चीखती तड़पती जोर से रोने लगी। जिंदगी एक ठोकर से खत्म तो नहीं हो जाती, लेकिन मेरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। इतना अपमान सहकर मैं तभी क्यों नहीं मर गई, आज भी नहीं समझ पाती। शन्नो गिरती पड़ती घिसटती लाश की तरह जी रही है। घर वालों का दिल रखने के लिए 2 निवाले मुंह में किसी तरह डाल लेती है। सारा समय पलंग पर करवट लिए लेटी रहती है या फिर अपने कमरे में खिड़की की सलाखें पकड़े आसमान पर टंगे काले बादलों को बुझी आंखों से देखती रहती है। सबकी बातें उस पर बेहद धीरे असर करती हैं। सबके कहने पर उसने शोध करने का निर्णय ले लिया है। मैं इतने दिनों तक उससे अकेले में मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन वो स्वयं ही मेरे दरवाजे पर उजड़ी हुई आंखें लिए दर्द की तस्वीर सी खड़ी हो जाती है।
मैं बाल छितराकर सतरंगी चुन्नी लहराकर नज़ाकत से चलने वाली शन्नो को ढूंढने लगती हूँ। कहाँ खो गई वो बड़े सहमे से स्वर में पूछती है। आंटी आऊँ, आप सो तो नहीं रही? अरे कैसी बात करती है, अंदर आना। वो सहमी सिकुड़ी सोफे पर बैठ जाती है। मैं जानबूझकर उसे शोध की बातों में, जोशी जी की बीमारी की बातों में उलझाए हुए हूँ। उसकी कराहती सी आंखें बीच बीच में मुझसे शिकायत कर रही हैं। मैंने जो झेला है उसके बारे में आप पूछने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही। वो अनमनी सी मेरी बातें सुन रही है। अचानक वो तैश में आकर मुझसे पूछती है, आंटी एक बात का आप जवाब दीजिए, आप मेरे इस तरह से बम्बई से भाग आने को जस्टिफाई करेंगी या नहीं? बिल्कुल करूँगी। तुम तो बहादुर हो, जितना सही कदम उठाया, तुम्हारी मम्मी को भी, जिन्होंने तुम्हें वापस नहीं भेजा। तो लोग ऐसा क्यों नहीं मानते? कहते हुए वो भपक पड़ती है। मैं जब दादा के घर थी तो सब मुझे वहाँ महसूस कराते रहते थे कि हमारे ख़ानदान में अब तक किसी लड़की ने हमारी नाक नहीं कटाई है। जैसी जिसको ससुराल मिली वो वहीं की होकर रही। तेरी चाची तो बहुत अच्छी है। वो भी घुमा फिरा कर यही जताती रहती थी कि उनकी लड़कियों की शादी कैसे होगी। उन्हें शायद तब उतनी तकलीफ़ नहीं होती जब सुनती कि शन्नो केरोसिन डालकर आग लगाकर जलकर मर गई या जला दी गई है। वहाँ नर्क की आग से झुलसने के बजाय मेरे जीने की कोशिश करने से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। शन्नो, वो मौत तो एक कायर की मौत होती। तुमने बहुत अच्छा किया जो भाग आई। आप समझती हैं भागने का निर्णय मैंने क्या एकदम ले लिया था? 3 बार बीजी ने मेरी पिटाई करके घर से बाहर निकाल दिया। मैं तीनों रात सीढ़ियों पर पड़ी रोती रही। मकान मालिक के परिवार ने मुझे अपने घर सुलाया। उन लोगों के बहुत कहने पर मैंने 2 बार ऊपर जाकर बीजी से माफ़ी मांगी, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था। तीसरी बार बात पूरी करने से पहले वो फिर से सक उठी है। तेरी ये बातें मैं बाद में सुनूंगी, मेरा दिल दहल रहा है। नहीं, आज आपको मैं बताकर ही रहूँगी। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हिचकियों पर काबू पाती है। आखिरी रात 10 बजे तक खाना खाने के लिए उसकी प्रतीक्षा करती रही। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रात में कम से कम 8 बजे तो घर लौट आया करो। उसने मेरे बाल पकड़ लिए और मेरे चेहरे पर 2 तमाचे लगाए व चिल्लाया कि मुझ पर हुक्म चलाने वाली तू कौन है? निकल मेरे घर से। उसने मुझे बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आप ही बताइए मैं और कितना अपमान सहती। उसी रात मकान मालिक का सहारा लेकर भाग आई थी। शन्नो, असली बात क्या थी? वो इतने अच्छे पद पर है, फिर क्यों जंगलियों जैसा व्यवहार करता था? अपने मामूली परिवार में एक ही पढ़ा लिखा है, सारे खानदान में पूजा जाता है। शायद मेरी काबिलियत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा भी जरूर कोई बात होगी जो उसने तुझे पहली रात से मारना आरंभ कर दिया। वो व्यक्ति नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। कितना अच्छा अभिनय कर गई थी शन्नो हनीमून से लौटकर। खूब भारी भरकम साड़ियाँ पहने, गहनों से लदी, बात बात पर खिलखिला उठती थी। बन्नो भी अपनी ससुराल से बहुत खुश आई थी। दोनों बहनें घर बाहर चहकती रहती। बन्नो मेहुल के किस्से चटकारे ले लेके सुनाती, शन्नो वीजी के। श्री व श्रीमती जोशी उन्हें देखकर तृप्त हो उठते थे। तब हमें क्या पता था, शन्नो ने बड़ी बड़ी मुस्कुराती, हंसी बिखेरती आंखों के नीचे की तरफ दर्द की एक कटीली लकीर बड़े यत्न से गहरे फाउंडेशन से छिपा कर रखी है। उसकी गहरी लिपस्टिक, काला मस्कारा किसी बात को छिपाने के प्रयास भर थे। उस दिन शन्नो अपने घाव टुकड़े टुकड़े कर मुझे पकड़ाती जा रही थी। किस तरह वीजी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसा था। मैडम, ये बम्बई है, बम्बई। यहाँ आप जैसी हज़ारों लड़कियाँ रिसर्च करने के लिए मारी मारी घूमती हैं। आप अपने जूलॉजी डिपार्टमेंट के रीडर का पत्र लेकर आई हैं तो क्या हुआ? कौन घास डालेगा आपको? एक बार मैं उन प्रोफेसर से मिल तो लूँ जिनके नाम से पत्र लाई हूँ। दूसरे दिन वो विश्वविद्यालय से बहुत खुश लौटी थी। उसने वीजी को बताया था, पता है वीजी, वो तो स्वयं ही मुझे रिसर्च करवाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये हो ही नहीं सकता। वीजी का अहंकार फुफकार उठा था। वैसे भी तुम घर संभालोगी कि रिसर्च करोगी? लेकिन मैं घर पर बैठकर सिर्फ रोटियां नहीं पका सकती। तुम्हें रिसर्च पसंद नहीं है तो मैं नौकरी कर लूँगी। मुझे तुम्हारा घर से बाहर निकलना या नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तुमने एक एमएससी लड़की से शादी क्यों की? तुमसे मेरी शादी हो गई है। अब तुम जो कहोगे वही करने को तैयार हूँ, किंतु मुझे शांति से जीने तो दो। तुम बहस बहुत करती हो।
कहते कहते वीजी का हाथ उठना आरंभ हो गया था। शन्नो शोध में, जोशी जी मुकदमे के लिए धीरे धीरे जानकारियां इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। बड़ी अजीब सी बातें सामने आ रही हैं। वीजी अपनी नौकरानी से ही शादी करना चाहता था। विभाग की 2 लड़कियों से भी उसके संबंध थे। शन्नो को विश्वविद्यालय जाते देखती हूँ तो सहम जाती हूँ। उसके सपनों का रंग पता नहीं कहाँ छिप गया है। आंखों के आगे काला दायरा बन गया है। अपनी लड़खड़ाती जिंदगी को संभालने की जद्दोजहद से वो बार बार स्वयं लड़खड़ा जाती है। बन्नो अपने प्रसव के लिए रिवाज के मुताबिक माँ के घर आ गई है। वो जब भी समय मिलता है भारी उदर से हल्के कदमों से छत पर टहलती रहती है। शन्नो अपने शोध परिणामों को और भी गंभीरता से लिखने में जुटी रहती है। अपना अधिक से अधिक समय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में बिताने लगी है, लेकिन बिना अपना दर्द दिखाए बन्नो के प्रसव की भागदौड़ करती रहती है। अस्पताल से वो और उसकी मम्मी बन्नो को उसके गुलगुले बेटे के साथ टैक्सी में वापस लाती हैं। जहाँ तक होता है वो माँ बेटे की साथ संभाल में अपनी माँ का हाथ बटाती है। बन्नो एक कमरे में अपने बेटे के गुदगुदे गाल से अपना गाल सटाए हुए नवजात की कोमलता महसूसते हुए ममत्व को गौरव से भर कुछ गुनगुना उठती है। उधर शन्नो डिसेक्शन ट्रे में छोटे छोटे नवजात सफ़ेद चूहों की गर्दन पर निर्ममता से छुरी चला रही होती है। क्षोभ व क्रोध में वो सिर्फ एक की जगह 4 चूहों को काट डालती है। कभी बन्नो का बेटा झूले पर टंगी घूमती हुई तेज चक्री को देखकर जल्दी जल्दी पैर चलाकर किलकारी भरने लगता है तो शन्नो घर से निकलकर मेरे पास आकर बेवजह से सकने लगती है। गुस्सा कहीं और उतरता है। आंटी, मेरा तो इस कॉलोनी में रहना भी मुश्किल हो गया है। पहले तो सिर्फ लोग मुझे एक दूसरे को इशारा करके ही दिखाते थे, अब तो बस में लड़के भी आवाज़ें कसने लगे हैं। पति को छोड़कर तो हम भी रिसर्च कर लें। कोई कहता है सुना है अपने किसी प्रोफेसर के लिए पति छोड़ आई है। कोई कहता है ज़रूर चालू होगी। तू दुनिया की परवाह क्यों करती है? तेरे मम्मी पापा तो तेरे साथ हैं, तेरा सच तो तेरे साथ है। वे बेचारे क्या करें, लोगों की बातें सुन सुनकर उनकी हालत ख़राब हो गई है। कुछ रिश्तेदारों ने तो सिर्फ उनसे इसलिए संबंध तोड़ लिए हैं कि उन्होंने मुझे पनाह दी है। उनकी सूरत देखकर मुझे लगता है कि इससे तो अच्छा था कि मैं जलकर वहीं मर जाती। ऐसा क्यों सोचती है? जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं निरुत्तर हूँ। लड़कियों की तकदीरें उनके किसी को बिगाड़ने या न बिगाड़ने के आधार पर कहाँ लिखी जाती हैं। कुछ जीवन तो माँ बाप के यही हंसते खिलखिलाते कट जाता है। बाकी का जीवन कैसा होगा ये उसकी मांग की तरफ बढ़ता एक हाथ निर्णय लेता है। बस एक हाथ जिसकी उंगलियों में चुटकी भर सिंदूर होता है। पता नहीं कैसा विश्वास मेरे मन में था कि शन्नो जैसी लड़की को इस जरा सी बात के कारण भला कौन दोबारा अपनाने से इनकार कर देगा। तब मुझे कहाँ पता था स्त्री की मांग से चुटकी भर सिंदूर का लग जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। उस स्त्री की परिभाषा ही बदल जाती है। जोशी परिवार कॉलोनी वालों की बातों से तंग आकर किसी और कॉलोनी में जा बसा है, बिना किए अपराध की सजा भोगता हुआ। मुकदमा चलते चलते महीने साल निकले जा रहे हैं। वीजी मुकदमे की हर तारीख को गायब ही रहता है। जोशी जी किसी तरह पता लगाते हैं। वीजी ने अपने गांव की किसी लड़की से शादी कर ली है। उसके एक बेटा भी पैदा हो गया है। शन्नो की माँ और उसके पिता गांव जाकर शादी करवाने वाले पुजारी के सामने जब रो उठते हैं तब कहीं वो कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार होता है। कोर्ट से लौटकर श्रीमती जोशी छटपटाती हैं। वो शादी करके एक लड़की के साथ रह रहा है और हम सबूत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। पुलिस से इसके घर छापा पड़वा दीजिए, सबूत अपने आप मिल जाएगा। पुलिस उसके घर गई थी, लेकिन उस दुष्ट ने अपनी पत्नी को चचेरी बहन बता दिया। इस मुकदमे की आखिरी आस अब वीजी के मकान मालिक पर टिकी हुई है। वो तो वीजी को शिक्षों के पीछे खड़ा कराने में मदद करेंगे ही। उनकी गवाही सुनने के लिए मैं भी कोर्ट जाती हूँ। वो कोर्ट के कटघरे में बोलना शुरू करते हैं। जज साहब, वीजी हीरा लड़का है, हीरा। ये बात सच है कि इन दोनों की लड़ाई में 2 रात मैंने और मेरी पत्नी ने इस लड़की को पनाह दी, उसे बम्बई से अपने घर तक पहुंचने के लिए रुपए दिए। मुझे बाद में इन दोनों की लड़ाई का कारण मालूम पड़ा। ये लड़की वीजी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। उसने इसे समझाया भी था। शादी से पहले इसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो या इसके किसी प्रेमी ने इसे धोखा दिया हो तो वो उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। 1 साल तक इंतज़ार कर लेगा,
फिर भी एक घमंडी लड़की उसे छोड़कर भाग गई। मुझे लग रहा है कोर्ट की एक एक चीज़ घूम रही है। मैं ही कुर्सी से उठने में असमर्थ हो रही हूँ। इन लांछनों में फंसा दी गई शन्नो की तस्वीर सही है या 10 साल मेरी आंखों द्वारा देखी गई या मेरी सहेली व उसकी प्रोफेसर की बात। जोशी आर वेरी लकी पेरेंट्स, दे हैव गॉट सच ए ब्रिलियंट डॉटर लाइक शन्नो। वीजी कोर्ट की तारीख पर कभी आता कभी नहीं आता। तलाक की अब उसे कोई जल्दी नहीं है। गऊ जैसी पत्नी से पुत्र पाकर वो पिता भी बन गया है। उधर शन्नो ने अपने आप को व्यस्त कर लिया है। वो यूजीसी स्कॉलरशिप पाकर खुश है। हर सेमिनार व कॉन्फ्रेंस में उसके शोध पत्रों की तारीफ होती है। उसके चेहरे से अब कोई जान नहीं पाता कि अकेले में उन खौफनाक यादों के दंश उसे किस तरह छटपटाते हैं। एक साथ दो बातें होती हैं। शन्नो बेमतलब की शादी से मुक्त हो जाती है, उसे तलाक मिल गया है। शोध के बाद उसी विश्वविद्यालय में उसे नौकरी मिल जाती है। उसने दिखा दिया है कि चुटकी भर लाल रंग की बैसाखी या केरोसिन के डिब्बे के बिना भी उसे जीना आता है। लेकिन मैं जब जब उससे मिलती हूँ उसी खिलखिलाती चहकती शन्नो को ढूंढने लगती हूँ। पता नहीं कहाँ खो गई है वो। वीजी ने तो कानून को धता बताकर पहले ही अपना रास्ता निकाल लिया था, लेकिन शन्नो की नाव किस किनारे लगेगी कौन जाने। उसे अमेरिका में रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट का ऑफ़र मिलता है, वो चली जाती है। बाद में वो अपनी कर्मठता से अमेरिका के विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रही है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ। ये तो ज़रूर है वो सुखी न भी हुई तो दुखी नहीं होगी। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी चुटकी भर लाल रंग। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का उत्कृष्ट साहित्य अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।